नमस्कार, मैं हूं कृष्णा उपाध्याय और आप देख रहे हैं IBN7 भारत। रात के 9 बज रहे हैं, 9:08 हो रहा है। आज सभी को इंतजार था, 2 मई है और 2 मई को सुबह से ही लोगों को इंतजार था आज कि जो आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले थे उसका सबकी निगाहें थी पश्चिम बंगाल चुनाव पे, क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनाव के बारे में जानते होंगे आप कि पूरा केंद्र सरकार वहां पर पहुंच गई थी। केंद्र सरकार, क्योंकि चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री हो, फिर हर केंद्रीय मंत्री हो, लगभग वहां पर कैंपेन कर रहे थे। सबकी निगाहें थी। एक उम्मीद भी थी बीजेपी को कि इस बार का जो चुनाव है उसमें बीजेपी सरकार बनाएगी, परिवर्तन होगा बंगाल में, ये बीजेपी को उम्मीद थी। सोनार बंगला बनाने का नारा दिया गया था बीजेपी के तरफ से। बीजेपी के तरफ से तमाम आरोप लगाए गए थे ममता बनर्जी पर। ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर तमाम आरोप लगाई। आपने बहुत सारे ऐसे वाक्य सुने होंगे जो कि ममता बनर्जी ने बोला प्रधानमंत्री के लिए या फिर प्रधानमंत्री ममता बनर्जी के लिए। प्रधानमंत्री का वो नारा आप लोग सुने होंगे बहुत ज्यादा। आप लोगों को पता होगा प्रधानमंत्री का जो वो नारा था, ओ दीदी, इस पे वहां के लोगों ने तंज भी प्रधानमंत्री पर कसा था कि ये ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए था। मगर चुनाव खत्म हुआ, 8 चरणों में पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ और उसके बाद सभी को इंतजार था कि परिणाम जो आएगा। कुछ एग्जिट पोल भी निकले थे, उसमें कुछ लोग बीजेपी को सरकार बनाते हुए बताए थे तो कोई ममता बनर्जी को। मगर जो आज का परिणाम आया, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा, टीएमसी को खुद नहीं था कि इस बार वो 2016 विधानसभा के से भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। टीएमसी को भी उम्मीद नहीं थी इस बात की कि इतना बेहतरीन प्रदर्शन टीएमसी करेगी। टीएमसी लगभग 215 सीटें जीत चुकी है। बीजेपी 75-76 सीटों पे आकर सिमट गई है। आपको पहले ही बताया था कि प्रशांत किशोर ने एक बात बोली थी कि अगर बीजेपी 100 सीट से अधिक 100 सीट जीत जाएगी तो हम जो ये चुनावी रणनीतिकार हैं, जो हम कैंपेन लोगों को जाकर के अपना चुनाव जिताने का प्रयास करते हैं, इसको हम ये काम अपना छोड़ देंगे। बीजेपी वही हुआ। वो अपने बातों पे उनके दावे थे वो सच साबित हुए। सच इसलिए साबित हुए क्योंकि बीजेपी को 100 सीटें नहीं मिली, 100 से कम सीटें मिली। उन्होंने कहा था कि डबल ट्रिपल डिजिट में बीजेपी नहीं पहुंचेगी। हुआ वही कि बीजेपी ट्रिपल डिजिट में नहीं पहुंची, बीजेपी डबल डिजिट में ही सिमट गई। बीजेपी को इसलिए उम्मीद थी कि क्योंकि 2019 जो माफ करिए, जो 2019 लोकसभा का चुनाव था उसमें बीजेपी अच्छा प्रदर्शन की थी। 18 सीटें जीतकर आई थी लोकसभा का। वो पहली बार हुआ था बीजेपी के साथ कि वहां पर 18 इतनी संख्या में 18 लोकसभा के प्रत्याशी जीत करके वहां के जनता बीजेपी को भरोसा सपोर्ट किए थे और वहां से दिल्ली लोकसभा भेजे थे। बीजेपी को यही उम्मीद थी कि इस बार भी परिवर्तन होगा और जो 18 उसको अगर आप कन्वर्ट करिएगा विधानसभा में तो 125-26 विधानसभा की सीटें होती हैं। तो ये सबको उम्मीद थी, बीजेपी के जितने भी तमाम बड़े लीडर थे उम्मीद थी, उनका यही नारा था कि इस बार 200 पार। मगर हुआ कुछ उल्टा। 200 पार हुआ मगर उल्टा हो गया। इस बार टीएमसी फिर एक बार 200 पार हो गई। नारा था बीजेपी की तरफ से मगर खेला हो गया टीएमसी की तरफ से। टीएमसी ने बीजेपी का खेला बिगाड़ दिया। खेला होबे का नारा भी दिया गया था मगर टीएमसी यहां पर बीजेपी का खेला बिगाड़ दी, वहां की जनता बीजेपी की खेला बिगाड़ दी। तो ये बात ये यहीं तक नहीं सीमित रहती है, सीमित बहुत सारी बातें हैं। इतनी बड़ी जीत जो किसी को उम्मीद नहीं थी कि टीएमसी इतनी बड़ी जीत जीतेगी, मगर एक ऐसा वहां पर घटना घटा है कि किसी को उम्मीद नहीं था कि ऐसा होगा। मगर शुभेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी का दाहिना हाथ कहे जाते थे, कुछ दिन पहले टीएमसी का दामन छोड़ते हैं और बीजेपी का दामन थामते हैं और उसके बाद एक नारा देते हैं कि अगर दम है ममता बनर्जी में तो आकर के नंदीग्राम से चुनाव लड़े,
मैं उनको 50,000 वोटों से हराऊंगा। खेला गजब हुआ। आज का खेला आप सुनिएगा तो कहिएगा गजब खेला हुआ। खेला यह हुआ कि पहले जब शुरुआत वोटों की गिनती वहां पर शुरू हुई, तो वहां से जब शुरुआत हुई तो मतलब 1-1:30 बजे तक वहां पर शुभेंदु अधिकारी उन पे बढ़त बनाए हुए थे, मगर अचानक फिर उसके बाद ममता बनर्जी बढ़त बना लेती है। फिर यह पता चलता है कि 1200 वोटों से ममता बनर्जी चुनाव जीत गई, शुभेंदु अधिकारी हार गए। फिर उसके बाद कुछ देर बाद पता चलता है कि नहीं, शुभेंदु अधिकारी 1900 लगभग वोटों से, 1900 ऊपर वोटों से चुनाव जीत गए हैं, ममता बनर्जी हार गई। सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि ममता बनर्जी हारी क्यों? क्या इतनी बड़ी जीत होने के बाद क्या वहां की जनता, जो नंदीग्राम की जनता थी, शुभेंदु अधिकारी पर ही भरोसा किया, या फिर ममता बनर्जी का क्या वहां पर खेला शुभेंदु अधिकारी बिगाड़ दिए कि वहां पर ममता बनर्जी नहीं जीत पाई, या कुछ और हुआ है? सवाल ये भी ममता बनर्जी कर रही हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ममता बनर्जी खुद कह रही हैं कि मुझे, एक तरफ से कह रही है कि मुझे हार स्वीकार है, मैं नंदीग्राम में हार चुकी हूं, वो कह रही है कि मुझे स्वीकार है हार, मगर ये भी कह रही है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी। तो अब ये कैसी स्वीकारता है कि आप खुद कह रही हैं कि मुझे हार स्वीकार है, कि मैं नंदीग्राम में हार चुकी हूं, तो फिर आप किस बुनियाद पर या किस आधार पे आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रही हैं? अब चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही हैं। तो यह सवाल बनता है। और एक मुख्यमंत्री हारी है, पहली बार नहीं हुआ है वहां पर, यह तीसरी बार हुआ है। पहले भी वहां पर मुख्यमंत्री हारते रहे हैं, मगर यह तीसरी बार हुआ है कि वहां पर मुख्यमंत्री चुनाव हार गई हैं। मैं आपको बता दूं कि यह हॉट सीट बना हुआ था, शुरू से सबकी निगाहें थी वहां पर। बड़े बड़े जितने भी अपने देश के चैनल हैं, जितने भी न्यूज चैनल है, वहां पर कवर करने पहुंचे थे। वहां पर जितनी रैलियां हुई उसको कवर करने पहुंचे थे। ममता बनर्जी नंदीग्राम में व्हील चेयर पर लगातार 3 दिन कैंपेन की थी। जिस दिन से अमित शाह वहां पर रैलियां किए थे, उसके साथ ही उधर एक तरफ अमित शाह की रैलियां हो रही है, तो एक तरफ ममता बनर्जी की रैलियां हो रही थी। तो ये दोनों तरफ चल रहा था। उम्मीद यही थी। आज जो हुआ यह भी हुआ कि ममता बनर्जी जीत जाएंगी, मगर अब देखने वाली होगी कि क्या ममता बनर्जी हार गई हैं तो क्या मुख्यमंत्री वही बनेंगे या फिर किसी और को बनाएंगी। अगर वो मुख्यमंत्री बनती है तो फिर उनको किसी ना किसी विधानसभा से 6 महीने में जीत करके फिर उनको आना पड़ेगा। भवानीपुर सीट उनके लिए सुरक्षित सीट था, एक ही सीट से चुनाव लड़ी। यह भी सोचने वाली बात थी कि क्यों एक ही सीट से चुनाव लड़ी, क्योंकि उन्होंने जो शुभेंदु अधिकारी के तरफ से जो दावा किया गया था, जो शुभेंदु अधिकारी के तरफ से जो ललकार मिली थी, उसको स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद एक ही जगह से चुनाव लड़ी। अगर वो मुख्यमंत्री पद पे काबिज होती हैं, अगर मुख्यमंत्री फिर से बनकर तीसरी बार सत्ता में वो खुद मुख्यमंत्री बनती है, तो उनको कहीं ना कहीं किसी विधानसभा से जीत कर आना पड़ेगा। मगर सवाल तो ये बनता है कि इतनी बड़ी जीत होने के बावजूद भी ममता बनर्जी बंगाल में मुख्यमंत्री रहते हुए हार गई। एक कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो आप सोचे नहीं होते हैं। ये भी नहीं टीएमसी सोची थी कि इतनी बड़ी जीत मिलेगी, और टीएमसी ये भी नहीं सोची थी कि ममता बनर्जी हार जाएंगी, मगर हुआ दोनों। टीएमसी को बहुत बड़ी जीत मिली, तो उधर टीएमसी प्रमुख या उस सूबे की, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हार भी मिली। मैं एक चीज बता दूं कि अब ये देखा जा रहा है, बीजेपी के तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप देखिए, हम गंवाने के लिए वहां हम कुछ नहीं था, मेरे पास कुछ खोने के लिए था ही नहीं वहां पे। इसलिए खोने के लिए नहीं था क्योंकि हमारे पास तो 3 सीटें थी 2016 में। 3 सीटें से 75 सीट लाना हमारे लिए अच्छी बात है। अगर हम जीत करके सत्ता में आते वो भी हमारे लिए अच्छी बात होती, हम 100 सीट लाते वो भी हमारे लिए अच्छी बात होती। हम कुछ खोए नहीं हैं, वहां पर हम पाए हैं। ये साफ तौर पे वहां के जो कैलाश विजय वर्गीय जो प्रभारी हैं, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमने कुछ खोया नहीं है, हमने पाया ही है। तो अब देखने वाली यही बात होगी कि क्या इस बार जो हुआ है, जो जीत हुई है टीएमसी की, वो बहुत बड़ी जीत है।
मगर ममता बनर्जी की हार भी हुई है। मगर एक चीज और मैं बोलूंगा कि जहां एक तरफ बीजेपी कुछ कमियां जो है उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है बंगाल में, और कहीं पर मैं आपको बता दूं कि टीएमसी ममता बनर्जी की हार की भी कमियां ढूंढेंगी कि ममता बनर्जी क्यों हार गई। जीती हैं, बंगाल में खुशी की लहर है कि ममता बनर्जी के जितने भी प्रशंसक है या टीएमसी के जितने भी कार्यकर्ता हैं खुश हैं वहां पर कि फिर से एक बार टीएमसी की सरकार बनेगी यहां पर। मगर एक चीज है कि वहीं पर कहीं ना कहीं लोग एक इंसान को भूल रहे हैं, वो इंसान है राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी, उस पार्टी को जो कि सबसे इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी है, उसको लोग भूलते जा रहे हैं। क्यों भूलते जा रहे हैं, मैं एक आपको बता रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं कि आप जाइए तमिलनाडु में, जाइएगा, तमिलनाडु में भी चुनाव था तो वहां पे दो क्षेत्रीय पार्टी के बीच मुकाबला था। केरल में जाइएगा तो वहां पे कुछ मुकाबला हुआ है कांग्रेस और लेफ्ट के बीच, मगर वहां पर कांग्रेस जीत नहीं पाई, लेफ्ट जीती। आप असम में जाइएगा तो वही हाल है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच फाइट थी तो वहां भी बीजेपी जीती, बीजेपी फिर से सत्ता में आई, कांग्रेस हार गई। बंगाल कहा जाता था, पश्चिम बंगाल की कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। कांग्रेस का गढ़ इसलिए माना जाता था पश्चिम बंगाल को क्योंकि कांग्रेस वहां पर जीतती आती थी। वहां पर लेफ्ट, सबसे पहले लेफ्ट सबसे बहुत मजबूत पार्टी हुआ करती थी, उसका लेफ्ट का किला ध्वस्त करके ममता बनर्जी खुद वहां पर अपना मुकाम, अपने आप को वहां पर स्थापित किया और उस मुकाम पे पहुंची जो कि तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की ओर अग्रसर है। मैं एक चीज और आपको बता देता हूं, राहुल गांधी और कांग्रेस की इसलिए बातें हो रही है कि बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि वहां पर कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई है। कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आना यह सबसे बड़ा कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। कांग्रेस को सोचना होगा कि हमसे कहां चूक हो रही है, कहां हमारे कार्यकर्ता सोए हुए हैं, क्यों हम हर जगह हार रहे हैं, जीत क्यों नहीं हो रही है, और कुछ जगह तो हमारा सुफड़ा साफ हो जा रहा है। अभी जहां भी आप मुकाबला देखिएगा तो या तो क्षेत्रीय पार्टी के बीच मुकाबला है और नहीं तो बीजेपी और उस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी के बीच मुकाबला है। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच बहुत कम ही है, बहुत कम ही राज्य ऐसा है कि जहां है। आप जाइए झारखंड में भी आप देखे होंगे कि महागठबंधन कांग्रेस सहयोगी पार्टी है, वहां पर जेएमएम और बीजेपी के बीच आज भी फाइट है। आप उड़ीसा में जाइए तो क्षेत्रीय पार्टी और बीजेपी के बीच फाइट है। आप आंध्र प्रदेश में जाइए तो वही हाल है, तमिलनाडु में जाइए तो आपका वही हाल है, महाराष्ट्र में जाइए तो वही हाल है। महाराष्ट्र में आपको पता होगा कि वो जो कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार है, मगर वहां पर जो चुनाव हुए थे तो एक गठबंधन के तौर पे बीजेपी और शिवसेना चुनाव लड़ी थी और उधर कांग्रेस एनसीपी चुनाव लड़ी थी तो वहां पे हार मिली थी। मगर कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति पैदा हुई कि फिर वहां पर शिवसेना बीजेपी से अलग होकर के सरकार जाकर के कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना ली। मगर ये सोचने वाली बात है हर जगह पर कि क्यों हमारी हार हो रही है। गुजरात ले लीजिए, गुजरात एक वहां पे फाइट होता है कांग्रेस और आपका बीजेपी का, वहां पे बीजेपी की सरकार है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां पे फाइट होती है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, वहां पर है कांग्रेस की। मध्य प्रदेश में थी, मध्य प्रदेश में भी अंदरूनी कलह होने की वजह से सरकार गिर गई। सरकार गिरने के बाद फिर से उपचुनाव हुआ तो उसमें बीजेपी को बहुमत मिल गया, बीजेपी 19 सीटें जीत कर आई और बीजेपी बहुमत में फिर से आ गई। तो ये चीजें होती है, कहीं भी आप देखिएगा कि हर जगह जाइएगा। आप बिहार की बात करिएगा तो बिहार में भी वही हाल, आरजेडी और बीजेपी जेडीयू के बीच मुकाबला था, कांग्रेस कहीं थी नहीं, कांग्रेस सहयोगी दल के रूप में थी, 75 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, फिर भी 19 सीटें ही सिर्फ जीती 2020 विधानसभा का जो चुनाव था। तो ये सब एक सवाल बनता है, कांग्रेस के लिए ही सवाल बनता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। हर राज्य में जाइए तो आप उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है, वहां भी देखिएगा तो बीजेपी और सपा के बीच मुकाबला होने वाला है या बसपा होगी, कांग्रेस वहां भी नहीं दिख रही है। भले प्रियंका गांधी लगातार वहां पर अपने आप को दिखा रही है, शो अप कर रही है, वहां पर हर जगह आपको प्रियंका गांधी दिख रही होंगी, वहां के महासचिव भी हैं तो वहां पर आपको दिख रही होंगी। तो मगर कांग्रेस दिखती कहां है। कांग्रेस को अपने आप को किस तरह से मजबूत करना है, अब ये सोचना होगा, क्योंकि कांग्रेस को अब बैठक करनी होगी, कांग्रेस को सोचना होगा कि क्यों हम पश्चिम बंगाल में एक भी सीट नहीं ला पाए।
क्योंकि अभी जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है कांग्रेस के पास है, अगर क्षेत्रीय पार्टी होती तो कोई बात नहीं होता, कोई सवाल नहीं करता। और सवाल ये बनता है जहां भी है भले कुछ भी करे, आज टीएमसी की जीत पर आप पीठ थपथपा लीजिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब होती जब आपके भी कुछ सीट आए होते, तब कांग्रेस को भी सोचना होता कि हमसे कहाँ चूक हो गई कि हमें इतना ही सीट आया, हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। मगर यहां पर प्रदर्शन हुआ ही नहीं है, अच्छा की तो बात छोड़ दीजिए। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री के पद पे बंगाल में कौन बैठता है, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कौन होते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। क्या ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होंगी या फिर किसी और को मुख्यमंत्री बनाएंगी? क्योंकि अब ये भी बातें चलने लगी। एक आखिरी सवाल मैं आपको, एक आखिरी मुद्दा है मैं बता दे रहा हूं, अब ये बातें चलने लगी। अब राहुल गांधी जो है साइड हो रहे हैं। साइड इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो हुआ बंगाल में, अभी पश्चिम बंगाल में जो हुआ, अब ये देखा जा रहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो ममता बनर्जी मोदी के अगेंस्ट खड़ा हो सकती है। मोदी के विरोध में ममता बनर्जी को खड़ा करने की बातें चल रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा ममता बनर्जी को बना दिया जाए और उसके बाद चुनाव लड़ा जाए। अब पूरे देश की जनता कितना स्वीकार करेगी और इस बातें को, इस पूरी जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, क्या इसको आगे बैठक करके क्या सोचती है और विचार करती है, ये तो देखने वाली बात होगी। मगर ये सवाल जरूर है कि क्या ये हो सकता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ में प्रधानमंत्री का चेहरा होंगी? अब ये देखने वाली बात होगी कि जो अभी बातें चलने लगी है कि राहुल गांधी अब कहीं है नहीं, जो भी है अब ममता बनर्जी की कड़ी टक्कर दी है, इसलिए लोग कह रहे हैं एक अकेली हवाई चप्पल और साड़ी पहन करके पूरे बंगाल को जीतने का काम किया है तो ममता बनर्जी ने अभी काम किया है। तो अब ये सोच और विचार करने वाली बात होगी। लोग, पूरा विपक्ष बैठेगा, इस पर निर्णय करेगा कि क्या। हाँ, मगर ये मैं एक चीज बता दूं कि राजद, आरजेडी, तेजस्वी यादव जो यहाँ बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी पहुंचे थे, वहां पर कैंपेन किए थे। हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो भी आदिवासी बहुल जो क्षेत्र वहां पे थे बंगाल में जो था, वहां पर वो जाकर कैंपेन किए थे। तो ये तमाम लोग कैंपेन किए थे। तो अब इसलिए अब यही सोचने वाली बात होगी, अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से इतनी ये सारी पार्टियां ममता बनर्जी को सपोर्ट की थी, सहयोग की थी, वहां पर कैंपेन की थी, तो क्या वो जा करके जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा प्रधानमंत्री के लिए, तो क्या ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री का चेहरा के रूप में आप देख सकते हैं? अब ये 2024 में देखने वाली बात होगी। तो चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, और हम कुछ कल क्या होता है बंगाल में उसको लेकर के हम हाजिर रहेंगे। और जो आज अभी तक कुछ वहां पर हलचल तेज है, बहुत तेज है, कब कैसे क्या होगा, पल पल की खबरें कोशिश करेंगे कि हम आपके सामने पहुंचाते रहें। हाँ, एक चीज और बोलूंगा, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें, IBN7 भारत यूट्यूब चैनल को, और फेसबुक को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जितने भी नए श्रोता हैं वो फॉलो करें, और जितने भी लोग हैं लाइक कमेंट करें। अगर ये है तो अपना सवाल कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब हम देने के लिए तैयार हैं। तो चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, हमें दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि। और एक चीज और बताते चलता हूं, मास्क पहनिए, बिना मास्क का आप कहीं बाहर मत निकलिए, और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखिए। जब भी आप बाहर जाएं तो सामाजिक दूरियां बनाकर रखें, और लोगों से भी आप कहिए कि प्लीज, कोई बिना मास्क पहने हुए निकलता है तो आप उनको से कहिए कि प्लीज आप मास्क पहनिए, मास्क का उपयोग करें। तो ये सब बातें आप उनसे, जो भी आपके जानने वाले हों या आपके करीबी हों या जो भी लोग हों, उनसे कहिए। कोरोना से तभी लड़ा जा सकता है, कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। तो फिर जो दिशा निर्देश दिया गया है सरकार की तरफ से उसका पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना है, लोगों से मिलना नहीं है, गले नहीं लगाना है, हाथ नहीं मिलाना है, प्रणाम करना है, ये सब काम करना है। तो अभी यही चीज है कि कोरोना से लड़ाई हमारा देश लड़ रहा है, बहुत मुश्किल हालात हैं। इससे लड़ने के लिए आप लोग प्लीज आगे आएं
और जो दिशा निर्देश दिया गया है, जिस भी राज्य के आप आदमी, जिस भी राज्य के हैं, वहां पर जो भी दिशा निर्देश हैं, अगर आपको 2 बजे कहीं पर दुकानें बंद हो जा रही हैं और उसको शटर डाउन करना है या फिर कुछ भी करना है, तो सारे जितने भी बिजनेसमैन हो या फिर जितने भी वो दुकान चलाने वाले हों या जितने भी लोग हों, तमाम जो आम इंसान हो, जो किसी को जो काम है 2 बजे के पहले ही आप कर लीजिए, किसी राज्य में